Climate change is a pressing global challenge, and it calls for a collective human action and a comprehensive response. We must draw upon our entire wealth of wisdom, the strength of every institution, all possibilities of innovation, and the power of science. In India, faith and nature have had a deep link since ancient times. For us, the only path of prosperity is the sustainable one. We make this choice with the natural instincts of our culture and tradition. But we also do this with a commitment to our future. I have called for global public action to develop clean energy that is affordable and accessible to all. And it is for the same reason that I call for a change in lifestyle, because the emission reduction that we seek will be the natural outcome of how we live. And it will also mean a different path to economic well-being. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help us deal with climate change and create a more balanced world. The highest priority for my government is to provide a roof over every head, power in every house, sanitation and clean water within everyone's reach, a hope for every child to survive. पूरा विश्व और एक चिंता में डूबा हुआ है, सब दूर एक ही चर्चा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, प्रकृति का संकट। ये स्थिति किसी और ने पैदा नहीं की है, ये स्थिति इंसान ने पैदा की है, तो उससे मुक्ति भी इंसान ही दिला सकता है। और उसके लिए प्रकृति को प्रेम करना पड़ेगा। आज विश्व को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए जिस महान तत्वज्ञान के हम धनी हैं, महान सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं। एक बार हम अपने सामर्थ्य को जान लेंगे, हम उस दिशा में चल पड़ेंगे, शक्ति के साथ चल पड़ेंगे और पूरी दुनिया को हमारे में समेट करने का सामर्थ्य हमारे में पैदा होगा। भारत आज एक नई भूमिका की ओर आगे बढ़ रहा है और उस भूमिका को विश्व स्वीकार करने लगा है। Carbon neutral habitation is my dream. You know, when I see millions of cars moving in our cities, and you all have come here, you come in your car or bus or somewhere. Remember, 1 liter of petrol generates 2 kilograms of carbon dioxide. The whole world generates 30 gigatons of carbon dioxide every year. So friends, it's a big problem. हर कोई इसकी चिंता कर रहा है, लेकिन अभी तक समाधान हम नहीं ढूंढ पाए हैं। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। भारत एक देश है जहां प्रकृति के साथ संवाद, प्रकृति से कभी संघर्ष नहीं, ये भारत के जीवन का हिस्सा है। कार्बन एमिशन का क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर तो बहुत बड़े लंबे लंबे सेमिनार करते हैं,
लेकिन ये हमारी अपनी लाइफस्टाइल का क्या है, उस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हमारी आदतें इतनी बदली है कि हमें भी पता नहीं है कि हम जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, पता नहीं है। हम लोगों की आदत इतनी बदल गई है कि हमें पता नहीं है कि सचमुच में हमारी भावी पीढ़ी के भाग्य का जो है वो हम ही खाते चले जा रहे हैं। और ऐसे कैसे माँ बाप हो सकते हैं जो बच्चों का खा जाए? हम अपनी भावी पीढ़ियों का खा रहे हैं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को कर्जदार देखना चाहता है। हर माँ बाप चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ विरासत छोड़ करके जाए। क्या हम हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये बर्बाद विश्व देना चाहते हैं, बर्बाद पृथ्वी देना चाहते हैं? हम उसको खुली हवा में जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहते क्या? हमारी भावी पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा करना कि हमारा दायित्व तो नहीं है? और इसलिए हमने अपने जीवन शैली में भी बदलाव लाना जरूरी है। और इसलिए जब क्लाइमेट के इश्यू को एड्रेस करते हैं तो व्यक्ति से शुरू कर करके ब्रह्मांड तक की चर्चा होनी चाहिए। हो रहा है, ब्रह्मांड से शुरू हो रहा है और व्यक्ति तक आने को कोई तैयार नहीं है। सारे डिस्कोर्सेस बदलने की आवश्यकता है और ये बदले जा सकते हैं। ये क्षेत्र ऐसे हैं जो मेरे आर्टिकल ऑफ फेथ है, मेरा इसमें विश्वास है, मेरी श्रद्धा है। मैं मानता हूं कि ये मानव जात के कल्याण के जो रास्ते हैं उस रास्तों से कभी भी हमने हटना नहीं चाहिए। और मेरा ये विश्वास है कि दुनिया को ये ग्लोबल वार्मिंग से बचने के रास्ते दिखाने की अगर किसी के पास सहज शक्ति है तो हिंदुस्तान के पास है। क्योंकि हम लोग जन्मजात रूप से प्रकृति को प्रेम करना हमें सिखाया गया है, हमारे डीएनए में है। लेकिन हम ही उसको अगर भूल जाएंगे तो दुनिया को रास्ता कौन दिखाएगा? और फिर दुनिया एमिशन के हिसाब किताब से ही अपने समय बर्बाद करती रहेगी। जीने का रास्ता क्या हो दिखाने की ताकत भारत के पास है, और जो हजारों साल उसने जी करके दिखाया है। मानव जात जिस संकट की ओर आगे बढ़ रही है उसको बचाने का भी मार्ग, हां, लेकिन भारत ने खुद ने भी उसको जीने का फिर से एक बार प्रयास शुरू करना पड़ेगा। हम ये कहें कि हमारे ग्रंथों में इतना महान पड़ा हुआ है तो हमारी गाड़ी चल जाएगी, ये होना नहीं है। जो उत्तम है उसको जीने का हौसला भी चाहिए, और जो जीने का हौसला होता है तो औरों को भी उस रास्ते पर खींच के ले जाने की ताकत रखते हैं। उस ताकत के भरोसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है, और जहां पर प्रकृति की रक्षा को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। लेकिन हम अपनी बात किसी न किसी कारण से, एक तो हम कई वर्षों तक गुलाम रहे, इन सदियों तक गुलाम रहने के कारण एक हमारी मानसिकता भी बनी हुई है कि अपनी बात दुनिया के सामने रखते समय हम बहुत संकोच करते हैं। जब तक हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, शायद इस विषय पर हम ठीक से डील नहीं कर पाएंगे। हम जितने प्रकृति के विषय में संवेदनशील हैं, दुनिया हमारे लिए सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकती है। आवश्यकता यह थी कि विश्व में जब क्लाइमेट विषय में एक चिंता शुरू हुई, भारत ने सबसे पहले इसका नेतृत्व करना चाहिए था। क्योंकि दुनिया में अधिकतम वर्ग ये है कि जो क्लाइमेट की चिंता औरों पर रिस्ट्रिक्शन की दिशा में करता रहता है, जबकि हम लोग सदियों से प्रकृति की रक्षा करते 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 जीवन विकास की यात्रा में आगे बढ़ने के पक्षकार रहे हैं। दुनिया जो आज क्लाइमेट के संकट से गुजर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के संकट से गुजर रही है, उसको अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे बचा जाए।
क्योंकि वो बाहरी प्रयास कर रहे हैं। और मैंने कई बार कहा है कि इन समस्या की जड़ में हम कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जो सारे नीति नियम बना रहे हैं, विश्व के अंदर एक बंधनों की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोई अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम जब तक अपने लाइफस्टाइल के संबंध में फोकस नहीं करेंगे और दुनिया में इस एक बात को केंद्र बिंदु में नहीं लाएंगे, हम शायद बाकी सारे प्रयासों के बावजूद भी, लेकिन ये जो बहुत आगे बढ़ चुके देश हैं उनके गले उतारना जरा कठिन है। वो माने या ना माने, हम तो इन्हीं बातों में पले बड़े लोग हैं। हमें फिर से एक बार अगर वो चीजें भुला दी गई हैं तो हमने उस पर सोचना चाहिए। हम सहस्त्रों वर्ष से गीता का उल्लेख करें, महाभारत का उल्लेख करें, हम तभी से मानते आए हुए हैं कि पौधे में परमात्मा होता है। और इसलिए पौधे की पूजा, पौधे की रक्षा, ये सारी चीजें हमें परंपराओं से सिखाई गई थी। लेकिन कालक्रम में हमने ही अपने आप को कुछ और तरीके से रास्ते खोजने के प्रयास किए। अब हम प्रकृति से इतने कट गए हैं, अगर क्या हमारी अर्बन बॉडीज ये तय करें, लोगों को विश्वास में लेकर के करें कि भाई हम पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलाएंगे। समाज में जो लाइफस्टाइल की बात करता हूं, हम पर्यावरण की रक्षा में इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं, सहज रूप से दे सकते हैं, और थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि इन चीजों के लिए समाज का जो सहज स्वभाव है, उन सहज स्वभाव को हम कितना ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं, करना चाहिए। विश्व इस संकट से जो गुजर रहा है, मैं अभी भी मानता हूं कि दुनिया को इस क्षेत्र में बचाने के लिए नेतृत्व भारत ने करना चाहिए, और उस दिमाग से भारत ने अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। दुनिया क्लाइमेट चेंज के लिए हमें गाइड करे और हम दुनिया को फॉलो करें, दुनिया पैरामीटर तय करे और हम दुनिया को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। सचमुच में इस विषय में हमारी हजारों साल से वो विरासत है। हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, हम विश्व को मार्गदर्शन कर सकते हैं, और विश्व को इस संकट से बचाने के लिए भारत रास्ता प्रशस्त कर सकता है। इस विश्वास के साथ हम दुनिया की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। उस विजन के साथ हम अपनी व्यवस्थाओं के प्रति जो भी समयानुकूल जो भी बदलाव लाना है, हम बदलाव लाए। अब जैसे अब ये तो हम नहीं कहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने मान लिया कि पर्यावरण की रक्षा और विकास दोनों कोई आमने सामने है। ये सोच मूलभूत गलत है। दोनों को साथ साथ चलाया जा सकता है, दोनों को साथ साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, इसका पालन होना चाहिए। अगर वो पालन होता है तो हम उसकी रखवाली भी करते हैं। जो हमें एनवायरनमेंट के लिए भाषण देते हैं, वो न्यूक्लियर के लिए फ्यूल देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये दो तराजू से दुनिया नहीं चल सकती, और इसलिए विश्व पर हमने भी ये दबाव पैदा करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये दबाव दिखने वाला है, लोग अनुभव करेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर करके हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देते हुए, हमारे नगरों को स्वच्छ रखते हुए, वहां के कूड़े कचरे को, वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करें। और बहुत एंटरप्रेन्योर अब मिले हैं पूरे दुनिया के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने, एक नया विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हम सामान्य अपने तौर तरीकों से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। यह विश्वास पैदा करने के लिए एक मॉडल के रूप में इस काम को खड़ा करना है, और एक बार एक काम खड़ा हो गया तो और काम अपने आप खड़े हो जाएंगे। एक विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है, और किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने इस विषय में मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा की है। विश्व का नेतृत्व हमारे पास ही होना चाहिए। क्लाइमेट के मुद्दे पर यह मिजाज होना चाहिए। पूरे विश्व को हम दिखा सकते हैं कि यह हमारा विषय है, यह हमारी परंपरा है। दुनिया को हम सिखा सकते हैं। सोच
स्वयं के सुख की नहीं थी, सोच आने वाली पीढ़ियों के सुख की थी। आज विश्व जिस संकट को झेल रहा है, भारतीय चिंतन के आधार पर विश्व का नेतृत्व करने का समय आ गया है। क्लाइमेट बचाने के लिए दुनिया हमें न सिखाए, हमारे पास दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ है। विश्व को रास्ता दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। क्यों ना हम ही नेतृत्व करें, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार माना है, जिन्होंने पूरे जगत को एक अपना परिवार माना है, जिन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संकल्प लिया है, वही जगत का नेतृत्व इन विषयों में कर सकते हैं। शुरुआत ही ऐसी होते हैं, पता है, और बात वहीं अटक जाती है। और अगर हम देशवासियों को अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग करने का मौका दें, रुकावटें न डालें। कहने का तात्पर्य है कि हम हमारे देशवासियों पर विश्वास करें, आशंकाएं न करें। अपने आप में माहौल बदलना शुरू हो जाता है। और अब दुनिया जमीनी लड़ाई से चलने वाली नहीं है जी। हार जीत जमीनी लड़ाइयों से नहीं होने वाली, वो जगत का समय बीत चुका है। अब बाहुबल से नहीं, दुनिया बुद्धिबल से चलने वाली है। और विश्व को सुख शांति देने में हमारा भी कोई न कोई सकारात्मक कंट्रीब्यूशन होगा। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ भारत ने अपने आप को सज्ज करना होगा, भारत ने अपने आप को तैयार करना होगा। और मुझे विश्वास है, कोई देश तब प्रगति करता है जब विचार के साथ व्यवस्थाएं जुड़ती हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास आने वाले युग के लिए भी नई व्यवस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता है। और वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हमारे पास है, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को भी आने वाली शताब्दी के लिए किस प्रकार से अधिक आधुनिक बनाया जाए, नए इनोवेशंस कैसे किए जाएं, यंग माइंड को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, और न सिर्फ भारत की सीमाओं तक लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम अपनी विकास की दिशा कैसे तय करें और उन लक्ष्यों को कैसे पार करें। और इसलिए देश को अगर प्रगति करनी है तो हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है। और देश लंबे स्तर से तक स्थायी भाव से तब प्रगति करता है जब उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अधिक मजबूत हो, ताकि हम नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए विश्व के काम आने वाले भारत को तैयार करने में सफल हो सके। हमने लेबर समस्या को लेबर के नजर से ही देखना है। श्रमिक की आंखों से ही श्रमिक समस्या देखनी चाहिए। हमारे देश का सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम जो सरकार में बैठे हैं, हम मानते हैं हमारे साथ ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, हमसे ज्यादा समझ किसी को नहीं है, हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, हमसे ज्यादा देश की परवाह किसी को नहीं है। ये गलत सोच है। 125 करोड़ देशवासियों पर हम भरोसा करें, सरकार ही देश चलाए, उस मिजाज से हमें बाहर आना है। देश के सब मिलकर के देश को चलाए, उस दिशा में हमें जाना है। कॉम्प्रिहेंसिव एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सभी इकाइयां मिलकर के सही दिशा में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे तो इन चीजों को पार करना कठिन नहीं है। कि व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो गिरावट आने की संभावना कभी भी हो सकती है। और जब आलोचना असंभव रहती हो तब इनबिल्ट हमारी अपनी आत्म परीक्षण की व्यवस्थाएं विकसित करने की समय की मांग है। जितना सरलीकरण हम लाएंगे, सामान्य मानवी को खुद को समझ आएगा भी ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। और ज्यादा कोई
शासकीय व्यवस्था में बड़े बदलाव की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए और थोड़ा प्रोएक्टिव रोल चाहिए। यानी अगर एक बार निर्णय करे कि इस काम को पूरा करना है। सरकारी योजनाएं पहले भी थी, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिए ये एक प्रयोग है, यही अल्टीमेट है। ये अगर मैं सोचूंगा तो मैं मनुष्य की बुद्धि शक्ति पर ही भरोसा नहीं करता हूं, ये अर्थ होता है। कोई पूर्ण सोच नहीं होती है, हर सोच पूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। और इसलिए मैं उस तत्व में विश्वास करता हूं कि कुछ भी अल्टीमेट नहीं है, कि एक बार हम हमारे देश के लोगों की ताकत को कम ना आके, हमारी व्यवस्थाओं की ताकत कम ना आके, हम व्यवस्थाओं पर भरोसा करें, देशवासियों पर भरोसा करें और उनको सही दिशा में ले जाने के लिए अगर उंगली पकड़ करके चलने की कोशिश करें, वो हमसे भी आगे दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंत में पेरिस में होने वाले COP21 सम्मेलन में फ्रांस के नेतृत्व में विश्व के लिए एक नया रोड मैप बनेगा। भारत और फ्रांस मिलकर क्लाइमेट चेंज और ऊर्जा के विषयों पर अपना सहयोग आगे बढ़ाएंगे। I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. हमारी कोशिश है कि दुनिया हमें जाने, हमें माने, और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। मैं बताता हूं, विश्वास कीजिए, विश्व भारत को जानेगा भी, विश्व भारत को मानेगा। भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। अगर एक बार उन संकल्पों को लेकर के चलते हैं तो उन संकल्पों की पूर्ति भी अपने आप होती है। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के कारण परेशान है, क्लाइमेट चेंज की चर्चा है। एयर कंडीशन कमरों में सर्वाधिक एनर्जी का उपयोग करके क्लाइमेट की चर्चा की मीटिंगें हुआ करती है। भारत अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में सफल होता है तो दुनिया का 1/6 जिम्मा हम अकेले उठा सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा काम है क्लीन एनर्जी। और दुनिया को जिस चीज की चिंता है, क्लाइमेट चेंज की, उसमें मददगार होने का काम हिंदुस्तान बिड़ा उठाएगा दोस्तों। हर छोटी चीज में अगर ध्यान बारीकी से रखा जाए तो बदल लाया जा सकता है। किसान और गांव की जिंदगी को बदलना है। और ब्लू रिवॉल्यूशन जब मैं कहता हूं तब एक नीला आसमान, क्लीन नीला आसमान, पर्यावरण के संकटों से मुक्त नीला आसमान, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की पूरी चिंता करते हुए नीला आसमान, और मैं मैन्युफैक्चरिंग में कहता हूं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जो पैदा करे उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, और ऐसे पैदा करे कि एनवायरमेंट पर इफेक्ट ना हो। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, नीला आसमान। क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में उन समाधानों पर बल देने की आवश्यकता है जिनसे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके। हमें एक वैश्विक जन भागीदारी का निर्माण करना होगा जिसके बल पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फाइनेंस का उपयोग करते हुए हम
क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी को सर्वसुलभ बना सके। हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जहां प्रत्येक जीव मात्र सुरक्षित महसूस करे, उसे अवसर उपलब्ध हो और सम्मान मिले। अपनी भावी पीढ़ी के लिए अपने पर्यावरण को और भी बेहतर स्थिति में छोड़ करके जाएं। निश्चित रूप से इससे अधिक महान कोई और उद्देश्य नहीं हो सकता, परंतु यह भी सच है कि कोई भी उद्देश्य इससे अधिक चुनौतीपूर्ण भी नहीं है।